मैं आपका अपना अजय सर। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो शुरू किया जाए। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानें। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। एक बार पुनः आप लोग ध्यान से समझें। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अपक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में हम क्या करते हैं? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम अपक्रिया की दर तथा क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपक्रिया की दर एवं क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। ठीक हो गया होगा। चलिए आगे चला जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपक्रिया की दर के बारे में। अपक्रिया की दर किसे कहते हैं? अपक्रिया की दर इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। तो अपक्रिया की दर का मतलब होता है इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर कहते हैं। फिर से ध्यान दें। इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अपक्रिया की दर कहते हैं। तो अपक्रिया की दर क्या होती है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एकांक समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की दर कहते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें दो चीजें हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अभिकारक और उत्पाद, और एरो के इस साइड जो रहता है उसे हम उत्पाद बुलाते हैं और एरो के इस साइड में जो रहता है उसे हम अभिकारक बुलाते हैं। तो अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं अपक्रिया की दर। तो अपक्रिया की दर क्या होती है? अच्छा एक बात बताया और आपको, अपक्रिया की दर को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अपक्रिया की दर को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अपक्रिया की दर बराबर होती है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता मतलब मोलर सांद्रता, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक। तो अपक्रिया की दर क्या होती है? अपक्रिया की दर होती है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखिए इसमें अपक्रिया की दर को हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैं अपक्रिया की दर या
अगर मैं कहूं कि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से देखिएगा, समय और सांद्रता के बीच में एक ग्राफ में प्लॉट करूं, टाइम और एक्टिव मास, सांद्रता मतलब एक्टिव मास, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो अब देखिए इधर, तो जो अभिक्रिया अभिकारक रहेगी, तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। और अगर उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पी फॉर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, तो यह ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताएं, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है इसलिए हम इसको माइनस से लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसलिए इसको हम लोग प्लस से लिखते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद के लिए लिखते हैं प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे टाइम हमारा आगे बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता घटेगी इसलिए मैंने माइनस लिखा है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी इसलिए मैंने प्लस लिखा है। यहां तक समझ में आया होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग अलग अलग नोट करें, क्या होगा, अभिक्रिया की दर बराबर होगा अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। अभिक्रिया की दर बराबर होगी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू चेंज इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से देखिए, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समयांतराल। मैंने अभी आपको बताया कि अभिकारक की सांद्रता में जब परिवर्तन होता है तो माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि इसमें कमी होती है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं उत्पाद के लिए तो देखिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा R इज इक्वल टू होगा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, R इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समयांतराल, और इसे लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समयांतराल। क्लियर? अब आगे देखा जाए तो चूंकि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रही है वो माइनस, चूंकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वो कमी होती है माइनस, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस। अब आगे हम लोग बात करें यहाँ पे अभिकारक की दर को लिखने का तरीका। किसी अगर मान लीजिए इसको समझने के लिए उदाहरण लिया जाए तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब देखिए एरो के इधर इस साइड में जो कुछ है वो सब क्या है, प्रोडक्ट, और एरो के इस साइड में जो कुछ है वो सब क्या है, रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? अब आप देखिए अगर मुझे इन सब के लिए रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अभिक्रिया की दर अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, या हिंदी में लिख सकते हैं रासायनिक बलगति के नियमानुसार। रासायनिक बलगति के नियमानुसार क्या होगा, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T। R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा। अब जरा समझने का प्रयास करें इसमें कि चूंकि
ए और बी क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक की सांद्रता में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, कमी, इसलिए माइनस का चिन्ह यूज किया जा रहा है। और इधर सी और डी के बारे में बात करें तो सी और डी क्या है, उत्पाद। तो आर इक्वल टू होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, क्या चिन्ह लगेगा, प्लस। और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है, इसलिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। प्लस का चिन्ह आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का आप रेट लिख सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है माइनस, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो प्लस। तो आप यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आगे कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें और फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे मैं समझाता हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया जाए, सपोज दैट कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D। आप ध्यान से देखिए, एरो किस तरफ क्या है, प्रोडक्ट, और एरो किस तरफ क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक। अब जरा ध्यान दें, अगर मुझे इसके लिए अभिक्रिया की दर लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के नियमानुसार, रासायनिक बलगतिकी के नियम के अनुसार क्या होगा। इसके लिए अगर मैं लिखूं तो अभिक्रिया की दर R इक्वल टू होगा माइनस चिन्ह इसलिए क्योंकि ए क्या है बेटा, अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो ये क्या होती है, कमी होगा, तो इसलिए क्या चिन्ह लगेगा, माइनस। हाँ, इस अभिकारक का जो ये नंबर लगा है यहाँ पे गुणा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। तो ए का कोफिशिएंट क्या है 2, बी का कोफिशिएंट क्या है 3, सी का कोफिशिएंट क्या है 4, डी का कोफिशिएंट क्या है 5। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 है, तो जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 के अपान में लिख देते हैं, हो गया 1/2, और इसको लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से बी के लिए लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो R इक्वल टू आएगा, अभिकारक है, अभिकारक के लिए क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी होती है, तो इक्वल टू होगा, इसका जो गुणांक है वो 1 के अपान लिखा जाएगा 1/3, क्योंकि इकाई मोलों की संख्या यानी कि एकांक समयांतराल में। तो पहले इधर ध्यान दें कि जो ये हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक या उत्पाद का जो कोफिशिएंट लगा रहता है उसको हम 1 के अपान में लिखते हैं, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान डेल्टा टी। इधर देखिए R इज इक्वल टू, इसके लिए उत्पाद के लिए लिखेंगे तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस 1/4, जो कोफिशिएंट लगा है उसको 1 के अपान लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। R इज इक्वल टू प्लस डी के लिए लिखेंगे 1/5 और एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक आध एग्जांपल में और आपको लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक रिएक्शन लिखे, सिंपल रिएक्शन में लिखता हूं N2 प्लस 3H2 gives out is equal to 2NH3। तो अभी मैं केवल आपको अभिक्रिया की दर लिखना सिखा रहा हूं उदाहरण लेकर के,
तो आप और जानते हैं नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो मैं इसके फिजिकल स्टेट के बारे में अभी नहीं लिखा हूं, बस मैं केवल आपको रेट लिखने के लिए सिखा रहा हूं। तो सिंपली देखें कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक संबंधित 3 के अनुपात में रिएक्शन करते हैं तो बनता है अमोनिया गैस। और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T। और देखिए इसके लिए लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए तो R इक्वल टू माइनस माइनस, और चूंकि नाइट्रोजन के आगे एक कोफिशिएंट था तो 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, उसका मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 3 इसका कोफिशिएंट है तो इसको लिखेंगे 1/3, उसके बाद आएगा डेल्टा H2 एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। अब अमोनिया के लिए लिखेंगे तो R इक्वल टू, अमोनिया चूंकि प्रोडक्ट है, अमोनिया प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। उसका कोफिशिएंट है 2 तो उसको लिखेंगे 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलिए तो आगे हम लोग बात करें अपक्रिया की औसत दर क्या होती है। अपक्रिया की औसत दर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की औसत दर। अपक्रिया की औसत दर का मतलब होता है कि जैसे अपक्रिया की दर का हम लोगों ने डिफिनेशन दिया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से अपक्रिया की औसत दर का भी डिफिनेशन है। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पे औसत दर जब निकालते हैं तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यहाँ पे जब लंबे समय अंतराल में रिएक्शन हो तब हम अपक्रिया की औसत दर निकालते हैं। तो अपक्रिया की औसत दर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपक्रिया की औसत दर को हम लिखते हैं R एवरेज, औसत अपक्रिया की दर। औसत अपक्रिया की दर क्या होता है? R एवरेज औसत अपक्रिया की दर होता है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। बिल्कुल जैसे उस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि एवरेज जब निकालते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। जब ज्यादा समय में रिएक्शन हो, जब लॉन्ग टाइम में रिएक्शन हो, कंप्लीट हो, तो हम अपक्रिया की औसत दर निकालते हैं। क्लियर? तो इसकी डिफिनेशन कैसे हम देंगे? तो अपक्रिया की औसत दर को हम जब डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग नोट करें, मैं बोल रहा हूं कि निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। एक बार फिर से नोट करें, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। लिख ले होंगे, फॉर्मूला नोट करें। अगर हम अभिकारक और उत्पाद के लिए अलग अलग बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है R से P, यानी इधर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए लिखेंगे तो आएगा R एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, अभिकारक के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T। और इधर देखिए उत्पाद के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, R
एवरेज इज इक्वल टू होगा प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P अपॉन डेल्टा T। ध्यान देखिए, इसका मतलब ये है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी माइनस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, इसलिए प्लस। एवरेज जब निकालते हैं तो हम डेल्टा का यूज करते हैं। क्लियर? तो जब यहां तक बात हुई है तो एक और छोटा सा टर्म देख लें। अपक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है? अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, या इसी को बोलते हैं तात्कालिक दर, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रिया की तात्क्षणिक दर में क्या होता है, उसकी भी डिफिनेशन की बात की जाए, इसका डिफिनेशन क्या होता है? सूक्ष्म समयांतराल में, जब टाइम बहुत ही सूक्ष्म हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सूक्ष्म समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की तात्क्षणिक या तात्कालिक दर कहते हैं। तो आप डिफिनेशन नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। फिर से एक बार सुन लीजिए आप डिफिनेशन के बारे में कि एवरेज और इसके में क्या बेसिक डिफरेंस है कि औसत दर तब निकालते हैं जब कोई रिएक्शन लॉन्ग टाइम के दौरान कंप्लीट हो, और तात्क्षणिक या तात्कालिक दर हम तब निकालते हैं जब कोई रिएक्शन बहुत सूक्ष्म समयांतराल में कंप्लीट हो। तो ध्यान से इसका डिफिनेशन नोट करेंगे कि सूक्ष्म समयांतराल में अभिक्रिया की तात्क्षणिक सूक्ष्म समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की तात्क्षणिक या तात्कालिक दर कहते हैं। और इसे हम लोग लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R इंस्टेंटेनियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इधर देखा जाए, इसका फॉर्मूला होता है R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए मैं अगर तात्क्षणिक दर निकालूं, अपक्रिया की तात्क्षणिक दर निकालूं, तो R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होगा माइनस D एक्टिव मास R अपॉन dt। जब हम तात्क्षणिक निकालते हैं तो D लिखते हैं, और जब हम औसत निकालते हैं तो डेल्टा लिखते हैं। क्लियर? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी इसलिए माइनस। अगर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के लिए क्या होगा? R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस D एक्टिव मास ऑफ P अपॉन dt। क्लियर? यहां से बात कर रहे हैं हम इस तरह से। तो अब उम्मीद करता हूं आपको औसत अपक्रिया की औसत दर, तात्क्षणिक दर ये समझ में आया होगा, लिखने का ढंग समझ में आया होगा। तो आइए बात करें, कुछ रिएक्शन मैं लेता हूं एग्जांपल के रूप में और देखता हूं कि आपको सिखाता हूं कि आपको अपक्रिया की औसत दर और तात्क्षणिक दर कैसे लिखना चाहिए, और आप सीखेंगे भी और आगे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मैं 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग। जैसे मान लें एक रिएक्शन मैंने लिया 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 4C प्लस 5D, और मैंने इसके लिए कहा फाइंड R एवरेज
एंड आर इंस्टेंटेनियस, यानी आप इस दिए गए अपक्रिया के लिए औसत अपक्रिया की दर और ताक्षणिक अपक्रिया की दर दोनों ज्ञात करें, फाइंड आउट आर एवरेज एंड आर इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन के लिए आर एवरेज निकालता हूं, तो इसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे क्या होगा, आर एवरेज जब निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट को 1 अपान लगाएंगे 1/2, एवरेज में क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान डेल्टा टी। इसके लिए लिखेंगे आर एवरेज, तो आर एवरेज इज इक्वल टू होगा माइनस इसका कोफिशिएंट 1/3 और आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान डेल्टा टी। इसके लिए लिखेंगे सी के लिए, तो आर एवरेज इज इक्वल टू आएगा प्लस 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। आर एवरेज इज इक्वल टू आएगा प्लस 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया आर एवरेज। अगर हम लोग आर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होगा इसके लिए माइनस 1/2, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग डी लिखते हैं, डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt, और बी के लिए लिखेंगे तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन में dt। फिर इसके बाद देखिए आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होगा प्लस 1/4 डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन dt। इसके लिए होगा आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू प्लस 1/5 डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन में dt। क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज और इस तरह से हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। आइए एक और आप नोट करें, फिर मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं। अच्छा, इसमें माइनस क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है? अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी इसलिए माइनस, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी इसलिए प्लस, और सिमिलर ऐसे ही यहाँ पर भी अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी इसलिए माइनस, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी इसलिए प्लस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। चलिए देखिए अगला रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इसके लिए अगर हम लोग फाइंड आउट आर एवरेज एंड आर इंस्टेंटेनियस फॉर दिस रिएक्शन, मतलब दिए गए इस अपक्रिया के लिए आपको औसत अपक्रिया की दर और ताक्षणिक अपक्रिया की दर को लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। देखें तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर एवरेज इज इक्वल टू मिलेगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। अब थोड़ा फास्ट करिए, बात समझ रहे होंगे। आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। इधर देखें आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया एवरेज। द इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस के बारे में बात किया जाए, क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt। आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt। आर इंस्टेंटेनियस is equal to plus 1/2 d एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन dt। क्लियर? इस तरह से आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, कुछ मैं रिएक्शन आपको घर के लिए होमवर्क देता हूं, आप लोग घर से करिएगा, घर पे बैठ करके इसको नोट कर लें, और मैं कुछ घर के लिए आपको रिएक्शन होमवर्क के रूप में देता हूं, तो नोट करेंगे घर के लिए। पहला है 2NO2
इज इक्वल टू 2